हेलो एवरीवन। टुडे इज़ 24th ऑफ नवंबर 2022 और आज कुछ उतना इम्पोर्टेंट न्यूज़ तो आया नहीं है, पर फिर भी जो है उसमें से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो पहला न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू व्हाई इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट पोजेज अ मेजर चैलेंज फॉर द इंडिया। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपको पहले जानना चाहिए कि क्या होता है, हाउ इज़ अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैलकुलेटेड। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज़ बेसिकली जो अनएम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयड कितने अनएम्प्लॉयड लोग हैं, हाँ, डिवाइड बाय द लेबर फोर्स। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज इक्वल टू अनएम्प्लॉयड पर्सन, दैट इज अनएम्प्लॉयड पर्सन डिवाइडेड बाय टोटल लेबर फोर्स। ठीक है, तो अनएम्प्लॉयड किसको कंसिडर करेंगे हम लोग? पहले अनएम्प्लॉयड आर दोज पर्सन्स जो कि काम नहीं कर रहे हैं बट दे आर एक्टिवली लुकिंग फॉर वर्क, पर काम ढूंढ रहे हैं, तभी इसको अनएम्प्लॉयड करेंगे। अगर वो काम नहीं ढूंढ रहे हैं तो वी वोंट कंसिडर देम एज अनएम्प्लॉयड। डिवाइड बाय द लेबर फोर्स, लेबर फोर्स में कौन कौन आते हैं? एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड दोनों, जो एम्प्लॉयड है और जो अनएम्प्लॉयड है, दोनों को ऐड कर देंगे तो वी विल गेट द टोटल लेबर फोर्स। तो दिस इज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो आईएलओ ने, जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने, रिसेंटली एक पॉलिसी निकाला था, टाइटल था उसका स्किल डेवलपमेंट एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग इन इंडिया। ठीक है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग इन इंडिया। तो इस आर्टिकल में उन्होंने बताया कि जो इनफॉर्मल अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट है, वो बहुत ज़्यादा है इंडिया में, राइट। तो इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? बेसिकली जो रजिस्टर्ड ना हो, जो वर्कर्स आर दोज हु आर नॉट रजिस्टर्ड, दे आर कंसिडर्ड टू बी इनफॉर्मल। हाँ, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है इनफॉर्मल वर्कर्स का। गिग वर्कर्स हुए, जैसे कि जो जोमेटो है, स्विगी वगैरह के लिए होम डिलीवरी करते हैं, तो उनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, बट दे एग्जिस्ट। वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं, बट दैट इज बेसिकली इनफॉर्मल। जो रेडी वाले होते हैं, दीज आर इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। हाँ, तो हाँ, इनके अकॉर्डिंग जो है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग 9 आउट ऑफ 10 जो वर्कर्स है, जो एम्प्लॉयड है इनफॉर्मल इकोनॉमी में, तो अगर 10 वर्कर्स है तो उसमें से 9 वर्कर्स आर एम्प्लॉयड इन द इनफॉर्मल। इंडिया का ये है ट्रेंड, एंड दिस इज एक्चुअली ए वेरी सीवियर प्रॉब्लम। हाँ, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है किसी भी पॉलिसी मेकर्स के लिए। क्यों ऐसा चैलेंज है? क्योंकि दीज वर्कर्स आर एक्चुअली इनविजिबल, ये दिखते नहीं है सिस्टम में, ये इनविजिबल होते हैं और इनका एक्सप्लॉयटेशन का बहुत चांसेस हो जाता है। हाँ, इनको जैसे इनको कोई वैसा सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का बेनिफिट नहीं मिलता है, दे आर नॉट एनरोल्ड इन द पेंशन स्कीम्स या फिर एनपीएस वगैरह में नहीं रहते हैं। जैसे डेली वेज वर्कर्स होते हैं, दीज आर इनफॉर्मल। हाँ, तो और रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट जो है, सबसे ज़्यादा जो है यूथ में पाया गया है। हाँ, यूथ एट द एज ऑफ 15 से 24, दिस इज़ द हाइएस्ट। मतलब इस एज ग्रुप में सबसे ज़्यादा इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट है। जो हाईएस्ट इन्फो अगर बात करें फॉर पीपल दोज हु आर ग्रेटर देन 65 ईयर्स। हाँ, क्योंकि दिस इज एक्चुअली द एज आफ्टर रिटायरमेंट, बट दीज पीपल ऑल्सो लुक फॉर द जॉब एंड दे गेट एनरोल्ड इन द इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। हाँ, पीपल मोर देन 65 ईयर्स जो है, वो दे हैव अराउंड 96% ऑफ इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट रेट। हाँ, मतलब 100 में से 96 लोग जो है, दे आर एम्प्लॉयड इन द इनफॉर्मल। दिस इज द हाइएस्ट, मतलब इस एज ग्रुप में हाइएस्ट होता है। सेकेंड हाइएस्ट इज अमंग द यूथ इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 24। इसमें फिर सेकंड में इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा है। ये इससे कम है। ठीक है, पीपल इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 24 आर सेकंड इन रैंक इन द इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। सबसे ज़्यादा इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट होता है फॉर पीपल ग्रेटर देन 65 ईयर्स ऑफ एज। तो ये कम इसलिए हो गया है बिकॉज जो यूथ है बिटवीन द एज ऑफ 15 to 24, उसमें जो जेंडर वाइज अगर हम देखें तो मेल में इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होता है कंपेयर टू फीमेल। फीमेल में देर इज अ ड्रास्टिकली डिक्रीज इन इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, इसलिए दिस नंबर इज रैंक्ड सेकेंड कंपेयर टू 65 ईयर्स ऑफ एज। अगर 2010 से बात करें तो प्रोपोर्शन जो है इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट का मेल यूथ में, हाँ, मेल यूथ में 2010 से इट हैज़ रिमेन ग्रेटर देन 90% अनएम्प्लॉयमेंट, दैट इज इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट रेट। और फीमेल यूथ में बेसिकली काफ़ी ड्रास्टिक डिक्रीज देखा गया इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में। सो दैट इज़ द रीज़न दैट 15 to 24 एज ग्रुप में भी इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट है, बट दैट इज लेस देन द ग्रेटर देन 65 ईयर्स एज कैटेगरी। जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है हमारे इंडिया में, वो स्टेबल रहा है। हाँ, स्टेबल इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि वी आर फेसिंग ए क्रॉनिक, क्रॉनिक मतलब बहुत लंबे समय से। हाँ, वी आर फेसिंग ए क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट रेट। इस बार अभी मैं अनएम्प्लॉयमेंट का बात कर रहा हूँ, दैट वॉज अर्लियर आई वाज टॉकिंग अबाउट फॉर्मल इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। नाउ दिस इज अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है इंडिया में स्टेबल रहा है बिकॉज इंडिया जो है क्रॉनिक
अनएम्प्लॉयमेंट रेट फेस कर रहा है, स्पेशली क्रॉनिक यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट। हाँ, तो अगर हम बात करें 2012 से 1/5 ऑफ द यूथ, मतलब हर 5 में से एक यूथ इन द ए कैटेगरी ऑफ 15 to 24 एज में, हाँ, वो अनएम्प्लॉयड रहे हैं सिंस 2012। सो दैट इज द रीजन हम लोग बोल रहे हैं, मतलब 10 साल, एक डिकेड हो गया। दैट इज द रीजन वी आर सेइंग कि वी आर फेसिंग ए क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट रेट। 2020 में जो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट था, हाँ, यूथ का अनएम्प्लॉयमेंट रेट दैट वाज 25%, मतलब 25/100 मतलब 1/4, 1/4 अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो अनएम्प्लॉयमेंट का डेफिनेशन क्या बोले, अनएम्प्लॉयड डिवाइड बाय द लेबर फोर्स, मतलब वन, अगर लेबर फोर्स 4 है तो उसमें से एक जो है अनएम्प्लॉयड रहा है सिंस 2012। इन 2020 में है जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है दैट वाज 1/4, आउट ऑफ 4 में से एक जो है अनएम्प्लॉयड रहा है। सो दिस इज अ ह्यूज रेट। हाँ, और जो हार्डेस्ट हिट हो रहा है यूथ, दैट इज वो यूथ जो कि एडवांस, जिनके पास एडवांस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। एडवांस एजुकेशन क्वालिफिकेशन बिकॉज इनको वो जॉब नहीं मिलता है जो वो ढूंढ रहे हैं, उनके उनके टैलेंट, उनके जो डिग्री है उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो दैट इज़ द रीज़न कि सबसे ज़्यादा जो है एडवांस एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाले यूथ जो है, दे आर द मोस्ट अनएम्प्लॉयड, दे आर सीकिंग फॉर वर्क बट दे आर नॉट गेटिंग इट। So this is all about this news. So for workers in the age of 65 and older, the proportion of the informal employment is in an excess of 96%, the highest among the age group. नेक्स्ट चलते हैं, एयरटेल पेमेंट बैंक्स लॉन्चेस फ्री फेस ऑथेंटिकेशन बेस्ड सेविंग्स बैंक अकाउंट ओपनिंग। तो ये क्या होगा कि अगर फेस से डायरेक्ट ऑथेंटिकेट करके अगर अकाउंट ओपनिंग किया जाए, हाँ, वो आएंगे, आपका फ़ोटो लेंगे और डायरेक्ट अकाउंट ओपन कर दिया जाएगा। तो इससे क्या होगा कि सीमलेस और कन्वीनियंट, हाँ, कन्वीनियंट हो जाएगा, सीमलेस हो जाएगा, प्रोसेस बहुत आसान हो जाएगा। तो ये आर्टिकल मैंने इसलिए इसे उठाया है क्योंकि मैं आपको बताना चाहता था पेमेंट बैंक का कंसेप्ट, और पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या होता है। तो एयरटेल पेमेंट बैंक जो है, ये दिस वाज द फर्स्ट पेमेंट बैंक, ये सबसे पहला पेमेंट बैंक था जो कि 2016 में लॉन्च किया गया था। तो अभी राइट नाउ देयर आर 6 पेमेंट बैंक, हाँ, 6 पेमेंट बैंक है। कौन कौन सा पेमेंट बैंक है? पहला हो गया एयरटेल पेमेंट बैंक। एयरटेल पेमेंट बैंक पहला था जो कि 2016 में आया था। सेकेंड इज इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, हाँ, पोस्ट पेमेंट बैंक। थर्ड हो गया फिनो पेमेंट बैंक। फोर्थ इज पेटीएम पेमेंट बैंक। फिफ्थ इज एनएसडीएल पेमेंट बैंक एंड सिक्स्थ इज जियो पेमेंट बैंक। तो दीज आर द 6 पेमेंट बैंक, हाँ, जो इंडिया में अभी राइट नाउ ऑपरेट कर रहा है। इसके लिए आरबीआई का लाइसेंस का ज़रूरत होता है। अगर हम लोग स्मॉल फाइनेंस बैंक का बात करें, स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो दीज आर 11 इन नंबर। स्मॉल फाइनेंस बैंक आर 11 इन नंबर। तो कौन कौन सा है? कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया, सेकेंड इज एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, थर्ड इज फिनकेयर, फोर्थ इज इक्विटस, आपने सुना होगा इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक। फिफ्थ इज ईएसएएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक। सिक्स्थ इज सूर्योदय, ये नॉर्थ में ज़्यादा चलता है। सेवेंथ इज उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये तो इसका बहुत सारे ब्रांचेस भी आपको दिख जाएगा नॉर्थ में। उसके बाद है उत्कर्ष, हाँ। नाइन्थ इज नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक। टेंथ इज जना स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड 11th इज शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो दीज आर द 11 स्मॉल फाइनेंस बैंक। और तो टोटल 6 पेमेंट बैंक्स हैं इंडिया में और 11 स्मॉल फाइनेंस बैंक है। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक में? अगर कोई पूछे तो व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन पेमेंट बैंक एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक? तो इसमें क्या होता है कि जो पेमेंट बैंक होता है वो स्मॉल सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकता है, हाँ, स्मॉल सेविंग्स अकाउंट, हाँ, सेविंग अकाउंट ओपन कर सकता है, जिसमें कि लोग जो है छोटा मोटा डिपॉजिट कर सकते हैं, डिमांड डिपॉजिट कर सकते हैं। और जैसे रेमिटेंस अगर किसी को भेजना है, मतलब दिल्ली में है और उनको बिहार में भेजना है, कुछ पैसे भेजना है, तो फिर वो स्मॉल फाइनेंस बैंक, एयरटेल स्मॉल फाइनेंस बैंक के थ्रू भेज सकते हैं, और पेमेंट बैंक के थ्रू भेज सकते हैं। और स्मॉल फाइनेंस बैंक का अगर बात करें तो ये जो है क्रेडिट फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है, क्रेडिट डिपॉजिट दोनों फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, मतलब आप लोन भी ले सकते हैं और डिपॉजिट भी कर सकते हैं। पेमेंट बैंक में आप लोन नहीं ले सकते हैं, दीज आर नॉट एलिजिबल, हाँ, ये लोन नहीं दे सकता है, दीज आर नॉट एलिजिबल टू प्रोवाइड लोन।
बट ये जो है स्मॉल लोन्स जो है दे सकता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ लोन्स जो एमएसएमई सेक्टर्स है उनको लोन दे सकता है। फिर अगर बात करें तो जैसे अगर ये लोन नहीं दे सकता है, मतलब क्रेडिट कार्ड भी क्या होता है, एक तरह का लोन ही फैसिलिटी होता है, तो ये क्रेडिट कार्ड जो है नहीं प्रोवाइड कर सकता, लॉन्च नहीं कर सकता है। दिस कैन क्रेडिट कार्ड जो है ये लॉन्च कर सकता है, दिस कैन प्रोवाइड द क्रेडिट कार्ड एज वेल। ये जो है सिर्फ डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, जैसे हमने कहा। तो जो डिमांड डिपॉजिट है, डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, शॉर्ट कि अपनी डिमांड पे आप निकाल लो। टर्म डिपॉजिट होता है, टर्म डिपॉजिट में क्या होता है कि आप किसी फिक्स टर्म के लिए 1 साल 2 साल 5 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट है, एक तरह का टर्म डिपॉजिट है। तो आप किसी फिक्स टर्म के लिए उसको बैंक में आपको जमा करना होता है, आप बीच में निकाल नहीं सकते, निकालेंगे तो आपको पेनल्टी भरना पड़ेगा। तो ये डिमांड डिपॉजिट जो है ऑन डिमांड जो होता है, जो नॉर्मल सेविंग डिपॉजिट होता है उसे डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं। तो दिस डिमांड डिपॉजिट ये ओपन कर सकता है अप टू, लेकिन सिर्फ 2 लाख तक। 2 लाख के से ज़्यादा आप जमा नहीं कर सकते हैं पेमेंट बैंक्स में। पर यहाँ जो है ये इसमें ये प्रोवाइड करता है, इसमें कोई लिमिट नहीं होता, देयर इज़ नो लिमिट कि आप कितना भी जमा कर सकते हैं सेविंग्स अकाउंट में। और ये जैसे कि टर्म डिपॉजिट नहीं ओपन कर सकते हैं आप इसमें, हाँ, फिक्स डिपॉजिट्स वगैरह आप नहीं ओपन कर सकते हैं, इसमें टर्म डिपॉजिट भी एक्सेप्टेबल होता है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द पेमेंट बैंक एंड द स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो पेमेंट बैंक जो है कम स्मॉल रोल होता है, जैसे कि छोटा मोटा अगर आपको डिपॉजिट करना है, हाँ, लोन आप नहीं ले सकते हैं इससे। और सेविंग्स बैंक बेसिकली एक नॉर्मल बैंकिंग फैसिलिटी है, लेकिन एट ए स्मॉल स्केल। स्मॉल फाइनेंस बैंक का ये होता है। तो इसमें क्या है कि एयरटेल पेमेंट बैंक जो है पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक, पहला पेमेंट बैंक था। और जो कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक था, दिस वाज द फर्स्ट, ये भी 2016 में ही लॉन्च किया गया था। दिस वाज द फर्स्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस। नेक्स्ट इज पास थ्रू ऑफ द इनपुट कॉस्ट कंप्लीट एज वेज बिटवीन सीपीआई एंड डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन नैरोज। तो ये पास थ्रू का क्या मीनिंग है, पहले आप ये समझ लो। पास थ्रू ऑफ इनपुट कॉस्ट का क्या मीनिंग होता है, जैसे कि इनपुट प्राइस है, मान लीजिए इनपुट प्राइस में जैसे कोई शू मेकिंग कंपनी है, ठीक, इनपुट प्राइस और आउटपुट प्राइस दो चीज होता है। तो इनपुट प्राइस शू मेकिंग कंपनी है, अगर लेदर का कॉस्ट जो है 10% इंक्रीज हो गया, मान लीजिए इफ देयर इज इंक्रीज इन प्राइस ऑफ द लेदर बाय 10%, तो वो शू जो फाइनल मैन्युफैक्चर होता है और उसका सिर्फ 4% ही इंक्रीज कर पा रहा है जो मैन्युफैक्चरर है आउटपुट का प्राइस। तो इसमें क्या है कि 6% का आप देखोगे गैप हो रहा है, मतलब कंप्लीट पास थ्रू नहीं हुआ है। इनपुट प्राइस डिड नॉट पास ऑन टू द आउटपुट प्राइस कंप्लीटली, क्योंकि ये 10% इंक्रीज हुआ, ये सिर्फ 4% इंक्रीज हुआ। उसी तरह अगर इनपुट प्राइस जो है 10% इंक्रीज हो रहा है और आउटपुट प्राइस अगर 9% इंक्रीज कर पा रहा है, तो गैप इसमें कितना है, सिर्फ 1% का। तो इसमें थोड़ा ज़्यादा पास थ्रू हो पाया। इनपुट प्राइस 10% इंक्रीज हुआ तो लेदर का प्राइस 10%, तो शू का प्राइस जो है 9% इंक्रीज कर दिया गया। तो ये डिपेंड करता है, ये पास थ्रू जो है ये डिपेंड करता है कि डिमांड कैसा है। अगर कंप्लीट पास थ्रू करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पास थ्रू करना है, तो डिमांड मार्केट में ज़्यादा होना चाहिए। अगर शू का डिमांड ज़्यादा रहेगा तभी जो मैन्युफैक्चरर है वो प्राइस बढ़ा सकता है एट ए हायर परसेंटेज। अगर डिमांड कम है और प्राइस बढ़ा दिया तो ये शू बिकेगा ही नहीं, इसलिए 4% ही बढ़ाना पड़ा इंस्टेड ऑफ 9% या 10%। सो दिस इज द मैकेनिज्म। हाँ, तो जो चेंज इन प्राइस होता है, इनपुट प्राइस से आउटपुट प्राइस, ये जो चेंज कर रहा है, तो ये चेंज इन प्राइस बेसिकली जो है फंक्शन होता है किसका, इन्फ्लेशन रेट का, एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन, कितना इन्फ्लेशन आगे एक्सपेक्ट किया जा रहा है, और इनपुट कॉस्ट कितना है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं कि तो अभी राइट नाउ जो है सीपीआई और डब्ल्यूपीआई में जो है डिफरेंस जो है बहुत कम हो गया है। तो अगर हम बात करें सीपीआई का, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो कि आरबीआई यूज करता है एज अ मेजर ऑफ इन्फ्लेशन, दैट वाज 6.77% इन अक्टूबर 2022, मतलब लास्ट मंथ 6.77% था। उसी तरह जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है, जिसे हम प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स भी बोलते हैं, दैट वाज 8.44% इन अक्टूबर, ठीक है। दिस वाज 6.7% एंड डब्ल्यूपीए वाज 8.4%। तो दोनों में डिफरेंस कितना है, दोनों में डिफरेंस ऑफ 1.6% है। अगर हम बात करें इन नवंबर 2021 का, हाँ, तो सीपीआई और डब्ल्यूपीआई में जो डिफरेंस था, मतलब डब्ल्यूपीआई वाज ग्रेटर देन सीपीआई, वो डिफरेंस वाज 10%, दोनों के बीच का गैप। और अभी अक्टूबर 2022 का बात करें तो सीपीआई और डब्ल्यूपीआई का कितना गैप हुआ, अभी मैंने दिखाया, दैट इज 1.6%। सो दिस हैज रिड्यूस्ड टू 1.6%। तो दोनों के बीच में गैप बहुत कम हो गया है। और अकॉर्डिंग टू रिसर्च जो है ये देखा गया है कि इनपुट प्राइस जो चेंज होता है वो बेसिकली डब्ल्यूपीआई को डब्ल्यूपीआई में रिफ्लेक्ट होता है। इफ देयर इज अ चेंज इन द इनपुट प्राइस, हाँ, तो डब्ल्यूपीआई में ये रिफ्लेक्ट करेगा, दैट विल गेट रिफ्लेक्टेड इन द कोर डब्ल्यूपीआई, और थ्रू डब्ल्यूपीआई दैट गेट्स रिफ्लेक्टेड इन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। मतलब इनपुट प्राइस अगर चेंज होगा तो डब्ल्यूपीआई ज़्यादा चेंज होगा कंपेयर टू सीपीआई, सीपीआई में थोड़ा कम चेंज होगा।
because it gets passed on to from WPI to CPI. तो change in the input price will affect change in input price, will cause change in core WPI, and this will indirectly impact cost change in CPI. तो राइट नाउ क्योंकि जो गैप है दोनों के बीच में, मान लीजिए ये 10% इंक्रीज हुआ, ये 9% इंक्रीज हुआ, तो CPI जो है 6% इंक्रीज हुआ. इट्स लाइक दैट. तो राइट नाउ पहले क्या था, गैप दोनों के बीच में 10% था CPI या WPI का. तो फिर ज़्यादा चांस होता था कि ये रिफ्लेक्ट हो इससे. अब क्या है कि क्योंकि CPI एंड WPI इज ऑलमोस्ट सेम, तो अब जितना WPI चेंज होगा उतना ही CPI में रिफ्लेक्ट हो जाएगा. मतलब पास ऑन कंप्लीट हो जाएगा, पास थ्रू ऑफ द इनपुट कॉस्ट कंप्लीट एज अ वेज बिटवीन CPI एंड WPI नैरोज. क्योंकि अब दिस टू इज ऑलमोस्ट सेम, तो ये 9% WPI चेंज होगा तो ये भी अराउंड 8.9% या 8.8% चेंज हो जाएगा, या अप्रॉक्स 9% ये भी चेंज हो जाएगा. बिकॉज WPI एंड CPI में डिफरेंस अब सिर्फ 1.6% ही रह गया है. पहले क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस था, अराउंड 10% था लास्ट ईयर, तो WPI जितना चेंज होगा उतना CPI चेंज नहीं दिखता था. बट बिकॉज राइट नाउ बोथ आर ऑलमोस्ट सेम, तो WPI जितना चेंज होगा उतना ही CPI चेंज होगा. तो पास थ्रू जो है इनपुट प्राइस का, दैट वी हैज़ बिकम कंप्लीट. तो यही मीनिंग हुआ इस आर्टिकल का. सो बेसिकली इसके लिए अगर आपको जानना है, बेसिकली ये रिसर्च पेपर तो RBI में ने पब्लिश किया था. आई थिंक 16 सितंबर 2022 का ही है, एक रिसर्च पेपर है. RBI के वेबसाइट पे मिल जाएगा, RBI.org. आप वहाँ जाओगे तो ये रिसर्च पेपर मिल जाएगा. उसमें बेसिकली पूरा इकोनॉमेट्रिक्स मॉडल यूज़ करके आपको बताया है कि किस तरह से इनपुट प्राइस अगर चेंज होता है तो दैट अफेक्ट्स द WPI एंड फाइनली द CPI. तो अगर आपको डिटेल जानना तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं. तो इट पेंट्स एन ऑप्टिमिस्टिक पिक्चर ऑफ ईजिंग इन्फ्लेशन, जॉब एडिशंस एंड हायर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बाय इंडिया. सो दिस वाज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व्ड इन दिस. नेक्स्ट इज UK India FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विल बी फॉर्म्ड बाय क्विकली मीट टू फॉलो थर्ड राउंड्स ऑफ टॉक्स नेक्स्ट वीक. तो आप पहले जान लो कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है. फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में क्या होता है कि ये दो कंट्री बायलैटरल या फिर मल्टीलैटरल, बायलैटरल या फिर मल्टीलैटरल एग्रीमेंट होता है. बायलैटरल मतलब दो कंट्री के बीच में, मल्टीलैटरल मतलब दो से ज़्यादा कंट्रीज के बीच में एग्रीमेंट होता है. जो दैट एक्चुअली ये एग्रीमेंट होता है टू रिड्यूस, या तो रिड्यूस करने या फिर एलिमिनेट करने के लिए कोई भी किसी भी तरह का ट्रेड बैरियर्स जो है, इंटरनेशनल ट्रेड बैरियर्स को ख़त्म करने के लिए. ट्रेड बैरियर्स जैसे कि कोई टैक्स लगा है, कोई ड्यूटी लगा हुआ है, कुछ और रेस्ट्रिक्शंस है. जैसे कि यूरोपियन यूनियन जो है इंडिया के ड्रग्स को फॉरबिड कर दिया है. अगर इंडिया का जो रेगुलेटर है किसी ड्रग्स को मान्यता नहीं दिया है तो दैट ड्रग्स कैन नॉट बी एक्सपोर्टेड बाय इंडिया टू यूरोपियन यूनियन. ये एक तरह का रिस्ट्रिक्शन. फिर कोई सी भी एनिमल को नहीं बर्ड या एनिमल को नहीं एक्सपोर्ट कर सकते हैं यूरोपियन यूनियन को में अगर वो एनिमल वैक्सीनेटेड नहीं है. तो दिस आर द एग्जांपल्स. फिर प्रोसेस्ड फूड जो है वो नहीं एक्सपोर्ट कर सकते हैं अगर कोई मिनिमम स्टैंडर्ड जो है यूरोपियन यूनियन का वो मीट नहीं हो रहा है. तो दीज आर द एग्जांपल्स कि किस तरह से रेस्ट्रिक्शंस लगाया जाता है. या फिर कुछ पे सब्सिडी नहीं दे सकते हैं किसी एक्सपोर्ट के ऊपर, किसी चीज़ के ऊपर. तो दीज आर द एग्जांपल्स कि रेस्ट्रिक्शंस होते हैं इन केस ऑफ ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज. फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में बेसिकली ये रेस्ट्रिक्शंस को रिड्यूस कर दिया जाता है या फिर तो कम्प्लीटली एलिमिनेट किया जाता है. तो इंडिया यूरोपियन यूनियन का अगर हम बात करें, नेगोशिएशंस जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का इस साल जो है जून 2022 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन अभी तक हो नहीं पाया है. स्टिल द थर्ड राउंड ऑफ टॉक्स इज लेफ्ट. तो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बेसिकली हमने स्टार्ट किया था फर्स्ट टाइम इट वाज इन ईयर 2007 में. इंडिया की दोनों के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो पाई पर नहीं हो पाया. ये 2013 में फिर ये सस्पेंड कर दिया गया. क्योंकि हम दोनों कंट्रीज के बीच में जो है बहुत सारे डिफरेंसेस आ रहे थे, इश्यूज थे बहुत सारे. जैसे कि यूरोपियन यूनियन बोला था इंडिया को जो ड्यूटीज़ है उनको कट करने के लिए, ड्यूटीज़ कट करो ऑटोमोबाइल के ऊपर, वाइन्स एंड स्पिरिट के ऊपर. वर्कर का लेबर का लॉस को लेकर के, लेबर का मोबिलिटी को लेकर के कंसेंसस नहीं बन रहा था. एनवायरनमेंट को लेकर के नहीं बन रहा था. पोल्यूशन जो क्रिएट हो रहा है किसी गुड्स को प्रोड्यूस करने में, एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी को लेकर. तो दिस वाज द रीज़न कि 2007 में जो स्टार्ट हुआ 2013 में वो सस्पेंड कर दिया गया. सो इट हैज़ बीन ऑलमोस्ट अ गैप ऑफ 9 ईयर्स के बाद ये स्टार्ट किया दोबारा इन जून 2022 कि ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है फाइनल एग्रीमेंट तक पहुंच जाए. तो अब इंडिया जो है बेसिकली बहुत सारे चीज़ पे एग्री कर गया, इंक्लूडिंग जो बहुत सारे टैरिफ्स थे उनको हटाने का बात पे एग्री कर गया है, राइट. जो लॉज है उनको एक्सेप्ट कर रहा है. सो
कॉम्प्रोमाइज़ दोनों साइड से होता है जब भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा। और तो इन जो अब है थर्ड राउंड ऑफ नेगोशिएशंस बचा है, तो बोथ साइड जो है ट्राई करेगा कि जो भी गैप है उसको ब्रिज कर सके। ये गैप खत्म हो जाएगा तो बेसिकली एक फाइनल एग्रीमेंट हो जाएगा। और इंडिया जो है, अगर ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है तो इंडियन इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। हाँ, जैसे कि टेक्सटाइल सेक्टर्स वगैरह, कुछ इंडस्ट्रीज जो बेनिफिट करेगा, टेक्सटाइल है, लेदर है, हाँ, स्पोर्ट्स गुड्स है, प्रोसेस्ड फूड, तो ये सारे इंडस्ट्रीज जो है इनको गेन होगा अगर ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता है। एंड इंडिया विल बी एक्चुअली एट पार विथ अदर कंट्रीज जो कि यूरोपियन यूनियन को एक्सपोर्ट करते हैं। कुछ कंट्रीज है जैसे कि वियतनाम है, हाँ, वियतनाम, बांग्लादेश, इन लोगों को, इन कंट्रीज को जो है प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जाता है बाय यूरोपियन यूनियन एक्सपोर्ट को लेकर के। कुछ लॉज एंड जो है वो क्या ईज आउट कर दिया गया है इन इन कंट्रीज़ के लिए, इनके एक्सपोर्ट को लेकर के। तो फिर अगर इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाता है तो इंडिया विल बी एट पार विद दिस कंट्रीज इन एक्सपोर्ट, तो एक्चुअली कॉम्पिटिटिव हो जाएगा एंड दिस विल एक्चुअली हेल्प इंडिया। हाँ, कि जब ये एट पार आ जाएगा इन कंट्रीज से तो इनका फ्री प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट का कोई वैसा मतलब नहीं रहेगा, तो इंडिया विल एक्चुअली बी एबल टू एक्सपोर्ट आफ्टर दैट। अगर हम लोग ट्रेड का बात करें यूरोपियन यूनियन और इंडिया का, हाँ, तो 2021 में 21-22 जो फाइनेंशियल ईयर है, तो इंडिया का ट्रेड जो है गुड्स में विद द यूरोपियन यूनियन दैट रजिस्टर्ड अ ग्रोथ ऑफ 43.5%, हाँ, एंड इट टच्ड अराउंड $116.36 बिलियन। हाँ, ये है फाइनेंशियल ईयर 21-22 का। तो दिस इज लार्ज अमाउंट। और जो यूरोपियन यूनियन से को जो इंडिया ने एक्सपोर्ट किया है उसका बात करें, तो एक्सपोर्ट रजिस्टर्ड अ ग्रोथ ऑफ 57% इन फाइनेंशियल ईयर 22, एंड द एक्सपोर्ट वाज अराउंड $65 बिलियन। सो आफ्टर द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आई थिंक देयर विल बी ह्यूज ग्रोथ। अगर 57% है तो वी कैन एक्सपेक्ट मोर ग्रोथ। तो इंडिया यूके ट्रेड पैक्ट, इंडिया एंड ब्रिटेन लॉन्च नेगोशिएशन फॉर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इन जनवरी विद एम टू कंक्लूड टॉक्स बाय दिवाली। ये एक्चुअली दिवाली में होने वाला था टॉक्स, पर वो फिर से जो वहाँ पे जो इलेक्शंस होने लग गए यूरोपियन वहाँ यूरोप में, तो उसके कारण से ये डेफर कर दिया गया था, डेडलाइन मिस हो गया था। बट इट इज़ एक्सपेक्टेड कि थर्ड राउंड जो है अब हो जाए नेक्स्ट वीक, एंड यही फेट डिसाइड करेगा कि फाइनली ये एग्रीमेंट होता है या नहीं होता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द हिस्ट्री कि कब से स्टार्ट हुआ था और कहाँ तक पहुँचा है बात, एंड क्या फ़ायदा हो सकता है इंडिया को ये ट्रेड एग्रीमेंट से। नेक्स्ट वी कम टू फसाई प्रपोजेस स्टैंडर्ड फॉर मिठाइज एंड नमकीन। तो फूड सेफ्टी जो स्टैंडर्ड होता है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एसोसिएशन ऑफ इंडिया, तो इसने जो है कुछ कैटेगरीज है मिठाई और नमकीन का, उसके लिए एक स्टैंडर्ड सेट करने के लिए प्रपोज किया है। नमकीन को बेसिकली ये लोग जो है सॉल्टी सेवरी नाम देते हैं। हाँ, तो इसको क्या करेगा, ये लोग कैटेगराइज कर रहा है। अब बात चल रहा है कैटेगराइज करने का। जो मिठाई है उसको मिल्क बेस्ड में, हाँ, मिल्क बेस्ड हो गया, नॉन मिल्क बेस्ड हो गया, या फिर कंपोजिट, दोनों का मिक्सचर कंपोजिट बेस्ड करने वाला है। तो मिल्क में आ गया कोर मिल्क, चना बेस्ड हो गया, खोया बेस्ड हो गया। नॉन मिल्क में आ गया ग्रेन बेस्ड, ड्राई फ्रूट हो गया, नट्स हो गया। तो इस तरह से ये लोग बाइफरकेट कैटेगराइज करेगा। और फिर जो पैकेज में है, जो भी ऑर्गेनाइज सेक्टर इसे प्रोड्यूस कर रहा है, उसको पैकेज में प्रोडक्ट का नाम बताना पड़ेगा, क्या नाम है, रेलेवेंट कैटेगरी बताना पड़ेगा, कितना परसेंटेज ऑफ मिल्क इसमें है, सब कुछ क्लैरिफाई करके दिखाना पड़ेगा। उसी तरह नमकीन में भी जो है नमकीन जो है, जो कि फ्रूट बेस्ड है या फिर वेजिटेबल बेस्ड है या ड्राई फ्रूट बेस्ड है या नट बेस्ड है, ये बताना पड़ेगा। तो ये इसलिए मैंने न्यूज़ लिया बिकॉज दिस इज़ एक्चुअली गोइंग टू इम्पैक्ट जो इंडिया में, जो अगर इसका फूड इंडस्ट्री का बात करें तो दिस इज़ एक्चुअली वेरी मच अनऑर्गेनाइज्ड। हाँ, अनऑर्गेनाइज्ड मतलब जैसे मैंने फर्स्ट टाइम बोला इनफॉर्मल, उसी तरह अनऑर्गेनाइज्ड हो गया कि ये रजिस्टर्ड नहीं होते हैं। छोटे से छोटे और बड़े से बड़े ब्रांड सब है। छोटे मतलब विदाउट ब्रांड और बड़े मतलब बिग ब्रांड्स। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत सारा है। ये इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा फ्रैगमेंटेड है। मतलब फ्रैगमेंटेड मतलब कि छोटे छोटे बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है। आपके घर के बाहर देखोगे तो कोई ना कोई नमकीन या मिठाई बना रहा होता है, तो दीज आर नॉट रजिस्टर्ड बट दीज आर देयर। उसी तरह बीकानेर है, दिस आर बिग ब्रांड, वो भी यही काम कर रहा है। तो बिकॉज कुछ जो बिग ब्रांड्स है उनको अब ये स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ेगा। हाँ, कैटेगराइज करना पड़ेगा, परसेंटेज रिवील करना पड़ेगा, सब कुछ। हाँ, और फिर तो दैट वाज एक्चुअली अ बिग चैलेंज फॉर देम नाउ। ये कंपटीशन फिर थोड़ा फेयर नहीं होता है बिकॉज जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर स्मॉल प्लेयर्स है वो बहुत ही कॉम्पिटिंग है। इसमें प्रॉफिटेबिलिटी का चांस फिर घट जाता है।
और अगर बात करें तो देर आर अराउंड 2000 कैटेगरीज है, मोर देन 2000 वेराइटीज़ है हाँ स्वीट्स का। तो और इसको क्लासिफाई कैसे कर किया जाएगा, ये दिस विल बी एक्चुअली ए बिग चैलेंज। जैसे जीएसटी आया था उस टाइम में जीएसटी बहुत किसी को समझ नहीं आ रहा था, तो दैट वाज एक्चुअली इंपैक्टिंग द इंडियन इकोनॉमी। उसी तरह अगर इस टाइप का कुछ भी क्लासिफिकेशन होता है तो कैटेगराइज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, एंड दैट एडवर्सली अफेक्ट्स द इनोवेशन। किसी भी तरह का अगर आप मिक्स करके कुछ बनाना चाह रहे हो तो दैट विल अफेक्ट द इनोवेशन। तो ये ड्राफ्ट रेगुलेशन जो है राइट नाउ इट इज़ इन द ड्राफ्ट फॉर्म में है, अभी फाइनल नहीं हुआ है, तो स्टेक होल्डर से कमेंट लिया जा रहा है एंड लेट्स सी कब होता है ये। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज न्यूज़। आई होप यू गॉट सम फ्यू concepts to learn. Thank you so much. We'll meet you again tomorrow.